गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1 केमिस्ट्री। देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे आज हम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके किसी पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर पहले से डाइपोल बना हुआ होता है। तो क्या होता है कि उस डाइपोल की वजह से जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर भी क्या क्रिएट हो जाते हैं, चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, मतलब वो भी पोलराइज्ड हो जाता है, पोल्स बन जाते हैं उसके अंदर। तो उनके बीच में फिर क्या हो जाती है, इंट्रैक्शन हो जाती है। तो इसी इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई पोलर मॉलिक्यूल Ab था, इसमें स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज बना हुआ था। फिर आपने कोई नोबल गैसेस का मॉलिक्यूल ले लिया, आपको पता है ये कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनके अंदर कोई भी आपके पोल्स नहीं क्रिएट होते हैं। लेकिन जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल के कॉन्टैक्ट में आया, तो इन गैसेस मॉलिक्यूल्स, नोबल गैस के मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गए, पोल्स क्रिएट हो गए, स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव। तो इसके अंदर भी डाइपोल बन गए, पहले वाले के अंदर डाइपोल थे। अब इन डाइपोल्स के अपोजिट चार्जेस में क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं आपके, कि वो फोर्सेस होते हैं जो आपके अराइजेज होते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द मोमेंट्री इंड्यूस्ड डाइपोल एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। जैसे कि ये आपके होता है आपका मेनली H2N2O2CH4 जिनोन रेडोन एक्सेट्रा मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि जो मोमेंट्री डाइपोल क्या होता है आपका, जैसे कि जो ये पॉजिटिव आपका न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर क्या होता है आपके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना उसका, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्री डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्पर्जन फोर्सेस। तो आपका पहला फैक्टर आता है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में है, तो आपका वेंट्रवाल फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा आपका शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर क्या कहता है कि जब आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर चेक करते हो, कंपेरिजन करते हो, तो पेंटेन होता है आपका, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं आपकी। एक तो एन पेंटेन बना सकता है, मीन्स नॉर्मल पेंटेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन होगी। एक आइसो पेंटेन बना सकता है, आइसो मीन्स उसमें एक साइड में क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। नियो पेंटेन मीन्स क्या हो जाएगा कि उसके दोनों साइड में क्या हो जाएगी, आपकी ब्रांच बन जाएगी। तो आपने ये पेंटेन का बनाया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला स्ट्रक्चर आपका आइसो पेंटेन का था, जिसमें हमने एक साइड ब्रांच दिखा दी। और थर्ड वाला आपका नियो पेंटेन का आइसोमर था, जिसमें हमने दोनों साइड ब्रांच दिखा दी। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आपकी ब्रांचेस बनेंगी, तो आपका जो मोलिकुलर मास होता है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होता है आपका। और जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इसलिए एन पेंटेन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद में आइसो पेंटेन का, उसके बाद में नियो पेंटेन का आता है। उसके बाद हम आज अपने फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए अभी। बॉयल्स लॉ होता है आपका। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है कि साइंटिस्ट बॉयल्स ने दिया था ये आपका। और ये क्या कहता है कि रिलेशनशिप बताता है आपको किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर। मतलब कि आपके 3 वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर। तो इसके अंदर हमने एक को कांस्टेंट कर दिया, मीन्स हमने इसको टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन देता है किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, किसी भी गैस के अंदर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होगी ना आपकी गैस की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके प्रेशर के। तो इन्होंने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, तो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगाया, तो v इक्वल टू के अपॉन पी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी इक्वल टू के आएगा, और पी वी इक्वल टू क्या हो गया, के इक्वल टू कांस्टेंट था तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज दैट P1 V1 इज इक्वल टू नेक्स्ट P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू किसके होगा, कांस्टेंट के होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता आपका कि अगर हम इसके कर्व्स की बात करते हैं, तो जो ग्राफ बनाएंगे हम 1/वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम 1/वॉल्यूम लेंगे, और आपका क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। तो जो आपका 1/वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कर्व आएगा, वो आपका क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि पी वी इक्वल टू क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। आपकी स्ट्रेट लाइन के 3 कर्व बन सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन कर्व दिखा रखा है, एक हमने इसको पैरेलल दिखा दिया, ठीक है। और अगर आप क्या कर देते हो, वी वर्सेस पी का लेते हो, तो आपका कैसा आएगा, एक हाइपरबोला आएगा। क्या आएगा कर्व आपका, एक हाइपरबोला
बोला आएगा। ठीक है, इसी को हम करते हैं आज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।